हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। बच्चों, फिर से एक नया टॉपिक के साथ मैं बीके सिंह आपके सामने में हाजिर हूँ। मैं एक स्पेशल टॉपिक अभी डिस्कस करने वाला हूँ जिसका नाम है कोरोना डिस्चार्ज। काफ़ी खतरनाक नाम है ना? कोरोना डिस्चार्ज। अब ये कोरोना डिस्चार्ज होता क्या है, किस तरह का होता है, उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। एग्जैक्टली का जो इसका जो मीनिंग है, अगर आप थ्योरी पेपर में पढ़ते हो तो उसका नाम है शार्प पॉइंट एक्शन। आप जरा ध्यान सुनेंगे, इसका नाम क्या है? शार्प पॉइंट एक्शन। शॉर्टकट में अगर हम देखें तो यही बन के तैयार हुआ, या कोरोना डिस्चार्ज। जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। मतलब ये कि जैसा इसका नाम है शार्प पॉइंट एक्शन, कैसा नाम है इसका? शार्प पॉइंट एक्शन, उसी तरह इसका काम भी है। शार्प का मतलब तेज, शार्प का क्या मतलब हो गया? तेज। पॉइंट का मतलब समझ में आ गया, कोना पे, और एक्शन का मतलब समझदार हो। कोरोना डिस्चार्ज ये भी कह रहा है डिस्चार्ज। अब इसको फील करना जो अभी मैं बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये है क्या? अगर मैं ऐसे कंसीडर कर लूं कि कोई भी मेटालिक कॉम्ब है, कोई भी मेटालिक कॉम्ब है, कोई भी मेटालिक कॉम्ब है, और ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ऐसे मैंने कंसीडर कर लिया। और इस पॉइंट को यहाँ से एक सरकमफेरेंस वाला एक रेडियस ले लिया, इस पॉइंट को रेडियस मार करके ये मान लिया। तो आप ये देख पा रहे होंगे, और ये इस पॉइंट को, तीनों पॉइंट को कंसीडर किया। इसका नाम 1, इसका नाम 2, इसका नाम 3। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि सबसे नुकीला हमारा यही है। इसका मतलब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो R होगा, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा R1, R2 और R3, सबसे कम होगा R1 का रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जिसका सबसे कम होगा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? R1, R2, R3, सबसे कम R2 और R3। R2 का जो वैल्यू है थोड़ा बड़ा है, तो इसको R2 मानने से बेटर है इसको R2 मान लेता हूं। R2 और R3 ये मीडियम में है, R2 और सबसे बड़ा R3। थोड़ा रीअरेंज कर दिया मैंने। तो आप समझते हो, होशियार बच्चे हो। अकॉर्डिंग टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसके अकॉर्डिंग इसका जो सरफेस एरिया होगा, रेडियस का छोटा है तो एरिया भी छोटा होगा, एरिया भी छोटा होगा, और एरिया भी ऐसा होगा। मतलब हम जानते हैं कि रेडियस और एरिया में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। काफ़ी अच्छे समझदार हैं हम लोग और जानते भी हैं। अगर इसी के अकॉर्डिंग हम ऐसे सोच लें थोड़ी देर के लिए कि अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करूं, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब सिग्मा। तो सिग्मा बराबर कितना होता है? Q बाई A। यही ना फॉर्मूला होता है बाबू लोग, यही फॉर्मूला होता है। अब सोच के देखिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर इसकी बात किया जाए तो सिग्मा 1 की बात करें तो टोटल चार्ज तो मैंने बताया ही नहीं। चार्ज हम अगर मान लेते हैं कि इफ दे विल प्लेस्ड ऑन अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ओवर इट, दैट विल बी द पॉजिटिव Q। इफ वी सपोज अगर टोटल चार्ज Q है सबके ऊपर में, तो सबके ऊपर में चार्ज हमारा बराबर ही है। उसके हिसाब से एरिया हम 1 के लिए लेते हैं तो A1, सिग्मा 2 के लिए लेंगे तो कितना हो जाएगा? चार्ज वही रहेगा बट्टा में A2, और सिग्मा 3 के लिए ले लेते हैं तो चार्ज वही रहेगा बट्टा में A3। अब मुझे बताएं कृपया करके, सिग्मा 1, सिग्मा 2 और सिग्मा 3 में कौन बड़ा और कौन छोटा? सोच के देखिए, तब आपको पता चलेगा कि जिसका एरिया जितना छोटा है, जिसका डिनोमिनेटर जितना छोटा है, न्यूमरेटर उतना ज्यादा। इसका मतलब इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी उतना बड़ा,
मतलब यहां पे देखिए एरिया जिसका सबसे छोटा सरफेस चार्ज डेंसिटी उसकी उतनी बड़ी। इसका मतलब यहां से हम ये भी जानते हैं चूंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, क्या पढ़े हुए सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फार्मूला होती है। इसका मतलब सोचो कि अगर E1 की बात करें तो ऐसा सिमिलरली E2 भी आएगा सिग्मा 2 बटा में एप्सिलॉन नॉट, E3 भी आएगा सिग्मा 3 बाय एप्सिलॉन नॉट। ये सारा वैल्यू पता है। आप जरा गौर से देखें कि जैसा सिग्मा वैसा इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब अगर सिग्मा का सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसका बड़ा होगा, आप देखिए जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी बड़ा होगा तो ऑब्वियस है उसके अकॉर्डिंग इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी बड़ी होगी, ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी होगी, ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी होगी। इसका मतलब अगर आप समझिए जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा है तो जो जितना छोटा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड उतना तगड़ा। तो अगर हम किसी कंघी को रगड़ते हैं तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कोना पे होगा। समझ में आया? तो ये फंडामेंटल थ्योरी हुआ ये। अब ये तो हमको समझ में आ गया। अब मुझे ये सीखना है कि अभी मैंने देखा कि कोने पर चार्ज सबसे ज्यादा, तो भाई ये चार्ज परमानेंटली रहता है कि ये फिर चार्ज जाता कहां है? मैं कंघी को रगड़ूं तो क्या उसका चार्ज उस पर परमानेंट रहेगा? नहीं, आंसर है नहीं। इसका मतलब चार्ज गया कहां? इसका मतलब वो चार्ज वहां से वैनिश हो गया। समझ में आ रहा है? अब इस थ्योरी को थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूं, आप ध्यान से देखेंगे तो अभी इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने एक ही पता किया कि जो पार्ट जितना नुकीला रहेगा उस पे करंट या चार्ज डेंसिटी उतना ज्यादा होगा। अभी हमने तो यही प्रूफ करके दिखाया। अब मेरे कहने का मतलब क्या है कि जैसे अपने घर में रेफ्रिजरेटर है कोना में और कहीं बॉडी टच हो जा रहा है तो हमको ऐसा लगता है कि उसने मेरे को झटका लगाया और फील भी होता है। तो सबसे पहली बात कि उस रेफ्रिजरेटर में ऐसा हुआ क्या, तो सिंपली वे में आप समझें कि उस रेफ्रिजरेटर पे बाहर से कोई चार्ज प्लेस्ड हुआ और हमारी बॉडी बाय एनी कंडीशन उससे टच हो गया तो उसने अपने टोटल चार्ज मेरे पे डाल दिया, जिसके कारण हमको ये झटका महसूस हुआ। अच्छा, ये होता कहाँ है? तो जहाँ पे शार्प पॉइंट रहता है वहीं पे ये एक्शन होता है, इसीलिए क्या नाम कहते हैं इसको? शार्प पॉइंट एक्शन। तो क्या उस रेफ्रिजरेटर में फिर चार्ज रहेगा? आंसर है वहाँ पर चार्ज नहीं, गायब हो जाएगा। अब यही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि अगर कंघी को मैं रगड़ा तो कंघी पे जो फ्रिक्शन के कारण से जो भी चार्ज आया तो क्या वो चार्ज वहीं रहेगा कि गायब हो जाएगा? तो आंसर है गायब हो जाएगा। दूसरी बात कि अगर यही एग्जांपल के तौर पे मैं ऐसे बताऊं कि इफ वी सपोज दिस इज द बैटरी, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल एंड इट्स पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 1.5 वोल्ट। मैंने माना है एक ड्राई सेल है जो हम लोग घड़ी में लगाते हैं ना, दीवार घड़ी में, उसमें मैंने माना है ये 1.5 वोल्ट की बैटरी है। आप इसको सिंगल वे में दुकान में रख दो तो क्या ये दुकान वाला इसको डिस्चार्ज करके देता है? नहीं, वो आपको पैकेट से रिमूव करके देता है और आप समझते हो कि हमारा 1.5 वोल्ट की बैटरी और है भी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने क्या किया, अपने एक वायर से इसको जोड़ दिया। तो मुझे बताओ, हमने इसके साथ कोई बल्ब वगैरह नहीं जोड़ा और सिंपली वे में छोड़ दिया। आप सोच के देखिए, ये जो है आपको पता है कि इसका करंट का जो डायरेक्शन होगा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर होगा। जब पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होगा मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बह रहा है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड जब ये बह रहा है तो बह के कहाँ जा रहा है? वापिस से आ रहा है, उसी में जा रहा है। क्या ये हर समय चार्ज रहेगा कि ये बैटरी डाउन भी होगा? सोच के देखिए तो बच्चों ये डाउन भी होगा। इसका मतलब कि इसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस जो 1.5 वोल्ट है वो कभी 1 वोल्ट पे भी आएगा या कभी 0.5 वोल्ट पे भी आएगा, कभी ऐसा आएगा 0 वोल्ट पे भी आएगा। मेरी बात क्लियर है? इसका मतलब ये जितना सारा चीज हम जान रहे हैं, सारा बात क्लियर है कि ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इसकी वोल्टेज कम हो जाएगी। अच्छा, इसके चारों ओर क्या है? एयर है। इसके चारों ओर क्या है? इसके चारों ओर क्या है? सराउंडिंग मीडियम में कौन है? एयर है। तो इस एयर, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जितनी सारी वोल्टेज है इस एयर ने उसको अपनी ओर कंज्यूम कर लिया। तो ये एयर को इसने कंज्यूम कर लिया। अब सोचो, इसके जगह पे कोई बहुत ज्यादा पावरफुल बैटरी हो और जिसका वैल्यू 10 के पावर में 6 हो, 10 टू द पावर 6 वोल्ट हो, मतलब 10 लाख के बराबर
वोल्टेज हो तो क्या इस बैटरी को इसके चारों ओर सराउंडिंग एयर एयर और एयर, अब समझिए, इसको अगर हम अपने हाथों से टच करें तो ये वाला बैटरी करंट नहीं मारेगा, ये अल्टरनेटिंग करंट, और इसको डीसी से मत कनेक्ट करके सोचिएगा, हमने बस एग्जांपल के तौर पे मैं बता रखा है। मैंने कहा 1.5 वोल्ट की बैटरी है, आप इसको टच कर रहे हो तो झटका नहीं मार रहा है, वही मैंने इसको रिप्लेस करके इतना वोल्ट की बैटरी ले लिया, इतना वोल्ट की बैटरी ले लिया, 10⁻⁶ वोल्ट की, 10 लाख वोल्ट ले लिया, तो अगर मैं इसको छूने जा रहा हूं तो शायद मैं बच नहीं पाऊंगा क्योंकि पावर बहुत ज्यादा है। हम एसी और डीसी की बात नहीं कर रहे हैं, बार बार कह रहा हूं। तो हमने माना कि अगर 250 वोल्ट इतना बैटरी हम इसको छूने पाएंगे, कारण क्या है, जब हम इसको छूने की ओर जाएंगे तो इसका जो मीडियम है, एयर मीडियम हमको रोक नहीं पाएगा कि तू मत जा। लेकिन यहां पे क्या कर रहा है, ये कह रहा है, एयर जो कह रहा है तू जा, तेरे को कुछ नहीं हुआ क्योंकि तेरे पीछे हम हैं। ये जो एयर है जिसको कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, ये डाई इलेक्ट्रिक मीडियम जिसको हम कह रहे हैं, ये क्या कर रहा है, इस वोल्टेज को अपनी ओर कंज्यूम कर रहा है। लेकिन यहां पे डाई इलेक्ट्रिक मीडियम ये अपनी ओर कंज्यूम नहीं कर पा रहा है, और हम जब टच करने के लिए जाते हैं तो खत्म हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से डाई इलेक्ट्रिक मीडियम का डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का ब्रेकडाउन हो जाता है। क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाता है। अब सोचिए, जब ये इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो रहा है, इसका मतलब क्या इसका मीडियम इसको कंज्यूम कर रहा है? क्या इसका मीडियम इतना वोल्टेज को कंज्यूम कर पाया? आंसर है नहीं। अगर ये वोल्टेज कंज्यूम कर लेता तो तुम सोच सकते हो कि हमारे लाइन जो आती है बिजली की तार, उसमें लाखों हजारों वोल्ट रहता है, तो टोटल तो कंज्यूम कौन कर लेता? एयर ही कर लेता, तो हमारे घर तक तो पहुंचता ही नहीं। इसका मतलब हम समझ गए कि ये जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है एक लिमिट तक ही किसी चीज को कंज्यूम कर सकती है। अगर ज्यादा वोल्टेज हो तो वो कंज्यूम नहीं करेगा, और हम उसको छूने के लिए जाएं तो वो खतरनाक हो सकता है, मोर डेंजरस। अब इसको समझिए, तो इसका मतलब हम यही कहे कि ये हमको वोल्टेज जो है, ये वाला वोल्टेज हम आराम से टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, ये हमको सपोर्ट करेगा इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, लेकिन यहाँ पे इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हमको सपोर्ट नहीं कर पाएगा, जिसके कारण इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होगा और हमें झटका मारेगा। अब ये जो हो रहा है, इसका मतलब ये बैटरी क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, और यहाँ का बैटरी डिस्चार्ज नहीं हो रहा है। ये डिस्चार्ज हो रहा है, कैसे हो रहा है? तो अभी बोले कोना पे हो रहा है डिस्चार्ज, लीकेज। डिस्चार्ज का मतलब लीकेज, इसका मतलब यहाँ से एक बैटरी में एक लीकेज हो रहा है, किसके थ्रू? एक कोरोना डिस्चार्ज के थ्रू। अब इस फंडामेंटल थ्योरी को हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं, इसके बारे में कुछ लिखते हैं, फिर आप देखिए। तो बच्चों, ये रहा आपका कोरोना डिस्चार्ज का डेफिनेशन। मैं इसको एक बार समझा दे रहा हूं, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, सबसे पहले कह रहा है व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड, वैल्यू दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ऑन ए पॉइंट, किसी पॉइंट पे, ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर, मैं बार बार कह रहा हूं, वो मेटालिक कंडक्टर, मेटालिक कॉम्ब लिया था, कंघी लिया था, मेटल का था कंडक्टर, एक्सीड द इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, अगर वो इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को एक्सीड कर जा रहा है ऑफ एयर, एयर से ज्यादा, अभी जस्ट कहा था ना कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उसको ब्रेक डाउन कर देता है, जिसके कारण उसको हमको झटका महसूस होता है। बिकम्स अ कंडक्टिंग एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर लॉसेस चार्जेस, और उसका चार्ज धीरे धीरे लॉस करने लगता है। इट विल अकर द ओनली द शार्प पॉइंट। हाँ, दूसरी बात, ये सिर्फ और सिर्फ कहां पे होगी? जहां पे सिर्फ शार्प पॉइंट है, और जहां पे अभी जस्ट कहा था, जहां पे सिग्मा ज्यादा होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी। देख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा ज्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा। ठीक है बच्चों, तो यहां तक हमने सीखा कि कोरोना डिस्चार्ज क्या होता है। आगे हम कोरोना डिस्चार्ज का एक एप्लीकेशन बताने वाले हैं। कोरोना डिस्चार्ज के बारे में कुछ अलग तथ्य भी, फैक्ट भी बताने वाले हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सोच लीजिए। मान लीजिए कि आप अपने घर में टीवी देख रहे हैं, एलसीडी देख रहे हैं, एलईडी देख रहे हैं, व्हाटएवर जो भी आपके पास घर में है, आप उस चीज़ को देख रहे हैं। तो आपके घर में मान लिया कि एलसीडी लगा हुआ है आपके दीवार पे, ऐसे मान लिया गया है, ठीक है, ऐसे माना गया है कि आपके घर में एक टीवी है जो आप देख रहे हैं। ओके, जो भी कंपनी का है, कोई लेना देना नहीं है, देख रहे हैं, और आप इस चेयर पे बैठ करके आप इंजॉय कर रहे हो और आप देख रहे हो आपके घर में जो भी टीवी है, आप यहां बैठ करके उसे इंजॉय कर रहे हो ऐसे, और अपने हाथ में, सिंगल हाथ से, डबल हाथ से
नहीं, सिंगल हाथ से आपने रिमोट लगाया, तो आप सिंगल हाथ से जब आप रिमोट चला रहे हो, लगा रहे हो, तो आप ये देख रहे हो कि यहीं से जो होता है यहाँ जाता है, तो ये स्विच ऑफ हो जाता है या स्विच ऑन हो जाता है। क्या यही घटना घटती है कि यहाँ से रिमोट दबाया और ऐसे होता है? तो एग्जैक्टली में होता क्या है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। जब इसको ऑन बटन दबाइएगा तो ऑन, जब बटन दबाइएगा तो ऑफ। ये सब बच्चे जानते हैं बहुत अच्छे से। सोचो इसका प्रैक्टिकली क्या हो सकता है कि जब आप यहाँ बैठे हो, तो अगर मान लो जो एक अंधेरा कमरे में, रूम में एक कैमरा लगा दे, हाई सेंसिटिविटी कैमरा, और जिस समय स्विच ऑन कर रहे हैं तो उस समय आप फोटो खींच लें, तो आपको एक रे दिखाई देगा, एक पतला कलर का इस तरह का एक विजिबल रे दिखा देगा, जिसको हम लोग कहते हैं IR, इंफ्रारेड। वो इंफ्रारेड यहाँ से रिलीज हुआ और यहाँ तक जाता है। तो ये इंफ्रारेड मतलब ओवरऑल इंफ्रारेड क्या है? दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ये क्या होता है? दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। मतलब इसने, रिमोट ने एनर्जी दिया, तो ये ऑन हुआ, और जब ये एनर्जी इसको देगा तो क्या हो जाएगा? ये ऑफ हो जाएगा। जब ये एनर्जी दे दिया तो इसके पास एनर्जी बचा नहीं, तब ये ऑफ हो जाएगा। यही थ्योरी पे रिमोट अपना काम वर्क करता है। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग चलें, अगर हम कह सकते हैं कि ये एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कौन करता है? रिमोट। या फिर ये कौन? ये इसको एनर्जी कहाँ से मिलती है? बिजली से। और इसकी एनर्जी रिमोट में हम लोग बैटरी लगाते हैं, इसीलिए हमारा बैटरी जल्दी जल्दी खत्म होते रहता है, या लेट से भी खत्म होता है, ये कोई बात नहीं है। लेकिन रिमोट जब ऑन ऑफ होता है तो हमें बैटरी की जरूरत पड़ती है। वही अगर हम रिमोट की बैटरी हटा दें तब स्विच को ऑन करें, कोई भी वर्क फंक्शनिंग नहीं होगा। इसका मतलब वहां से पोटेंशियल डिफरेंस, बैटरी में पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी को रिलीज करके टीवी को देता है, और टीवी से एनर्जी वो कंज्यूम करता है। और बीच में जो है वो क्या है? एक एनर्जी लेवल है। समझ में आ गई बात? अब हम मेन पर्पस बताते हैं, ये होता क्या है। आपको पता है कि आप अगर सिंगल आदमी एक रूम में हो, उसका रूम टेम्परेचर काउंट कर लो, और उसी रूम में 20 आदमी को डाल दो, तब रूम टेम्परेचर काउंट कर लो। आप देखोगे वो बिगेस्ट डिफरेंस है रूम टेम्परेचर का। मतलब कि एक आदमी अपने चारों ओर एक वेव जनरेट करता है, एक आदमी अपने चारों ओर एक हीट जनरेट करता है, एक आदमी अपने चारों ओर एनर्जी जनरेट करता है। उसी तरह 20 आदमी अगर जनरेट कर रहा है उस चीज को, तो बहुत ज़्यादा लेवल ऑफ एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। इसीलिए घर का माहौल गर्म हो जाता है। कब? जब एक से ज़्यादा आदमी होता है। अगर देखते हैं तो एक आदमी ज़्यादा रिलीज करेगा, दूसरा उसे ज़्यादा, ऐसे करते करते पूरा रूम का टेम्परेचर हाई हो जाता है। समझ में आ गई बातें? तो ये जो फंडामेंटल थ्योरी है, हम इसके लिए कह रहे हैं कि उस आदमी के बॉडी से एक एनर्जी रिलीज हो जाती है। सोचो कि अगर सोचो एक इंसान में 100 आदमी जैसा एनर्जी हो जाए, जो हम लोग महाभारत, रामायण ये सब में सुनते थे, एक आदमी का बल 100 आदमी के बराबर हो जाए, हजारों आदमी के बराबर हो जाए, तो वो आदमी नहीं होगा, वो दिव्य पुरुष होगा। समझ में आया? वो कैसा होगा? दिव्य पुरुष। वो 100 आदमी, सुना होगा कहानी, इतिहास, 1000 बैल के बराबर, 1000 हाथी के बराबर अकेला दम होता था, ऐसा कहानी में सुना जाता था। तो वो आदमी, बच्चों, आदमी नहीं है, वो दिव्य पुरुष होते हैं। समझ में आया? मतलब उनकी एनर्जी लेवल बहुत हाई है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, सुना होगा कृष्ण जी ने अपने उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठा लिया था, सुना था ना? सुना था कि कृष्ण जी ने नाग के फन को तोड़ दिया था, हनुमान जी ने उसको चकनाचूर कर दिया था। वो आदमी नहीं है, वो एक दिव्य पुरुष है। और दिव्य पुरुष की क्या निशानी होती है? ग्रंथ या आपके रूम में कहीं फोटो होगा भगवान का, उनको देखिएगा, उनके पीछे में व्हाइट कलर का पीछे में गोल गोल चमक रहा होगा एक रोशनी। आप देखिए, आप अपने घर में अगर भगवान हैं तो उनके चारों ओर देखिए, एक रोशनी चमक रहा होगा। वो रोशनी क्या है? इसका मतलब वो भगवान जो है, वो जो ह्यूमन बीइंग, वो जो भगवान अवतार लिए हैं आदमी के रूप में, उनके पास वो साधारण शक्ति नहीं है। उनके पास चारों ओर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसको हम लोग कहते हैं ऑरा, AURA, ऑरा। ये साइंस कहता है। मतलब वो दिव्य पुरुष के पास एक साधारण नहीं है। उसी पिक्चर में अगर दूसरे, जैसे मान लीजिए एक फोटो है आपके रूम में, हनुमान जी नल नील जो है ब्रिज बना रहे हैं रामायण में, है ना? रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, सुग्रीव सब सारे हैं। तो आप देखिएगा रामचंद्र जी के पीछे में दिव्य पुरुष गोल गोल वो पेंटर बना रखा है, हनुमान जी के पीछे में गोल गोल बना रखा है। वो साधारण चीज नहीं थे, लेकिन वही वानर सेना था उनके पीछे में, वो पीछे जो था वो चीज सारी चीज नहीं थी। इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो जो भगवान
मनुष्य रूप में अवतरित लिए हैं, अवतार लिए हैं, उनके पीछे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। मतलब वो भगवान एक एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक एनर्जी होते हैं। और मुस्लिम में भी एक ऐसा देखा गया है कि एक उनके रिवाज से, एक मुस्लिम में भी उनके रिवाज से एक है कि एक नूर होता है जो इतना भी चमत्कार, इतना शानदार प्रदर्शित करता है, इतना शानदार उसकी रोशनी होती है जो हम लोग उसको नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। मतलब वो एक साधारण चीज़ नहीं है, मतलब उसके पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। मतलब हर एक बंदा, हर एक, अगर गॉड नीचे आ रहे हैं, अगर किसी के रूप में अवतार लिए हैं, तो उनके पास नॉर्मल चीज़ नहीं है, वो दूसरों से कुछ अलग है। 100 जानवर के अकेला बराबर होते हैं, 100 आदमी की शक्ति अकेला बराबर होता है। वो दिव्य पुरुष होता है बच्चों। चाहे कोई भी ग्रंथ उठाए, कहीं भी देखिए, कहीं भी देखिए, कोई भी भगवान के रूप में अगर फोटो है, उनके पीछे में देखिए, वो ऐसा है। वो कहते हैं ऑरा, और उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मतलब हर एक पार्टिकल अपनी चारों ओर एक वेव जनरेट करता है। क्लियर है? तो ये सारा चीज़ का जो खेल मैं बता रहा हूँ वो किस पे डिपेंड किया, ये कहाँ से कहानी आई? वही शार्प पॉइंट एक्शन। अब जरा सोचो, शार्प पॉइंट एक्शन कहने का मतलब कोरोना के बारे में बता रहे थे, तो कोरोना डिस्चार्ज का शेप मान लीजिए एक ऐसा है, तो कैसा हो जाएगा कि कोरोना डिस्चार्ज अगर ये इस तरह का है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या इसी पैटर्न पे हमारा कोरोना वायरस आ रहा है? आप देखोगे कोरोना वायरस भी कुछ इसी शेप का है। क्या होता है? इस दोनों के बीच में वो एंटीबॉडीज को, दोनों के बीच में वो एंटीबॉडीज को वो ऐसे करके दाब देता है, तो एंटीबॉडीज खत्म। ऐसे चारों सरफेसेस में, चारों के लाखों सरफेसेस में ये एंटीबॉडीज को दाब देता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम खराब हो जाता है और कोरोना वायरस हावी हो जाता है। यही होता है। इसका मतलब सोचिए, कोरोना वायरस क्या कह रहा है? कोरोना क्या कह रहा है कि इस पॉइंट पे जो चार्ज होगा, अकॉर्डिंग टू थ्योरी, हम डॉक्टर तो नहीं है, लेकिन इतना सोच सकते हैं कि पॉइंट पे जो होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा, तो सोचो उस कोरोना वायरस का इस पॉइंट पे वैल्यू कितना ज़्यादा होगा? वो ज़्यादा होगा, और वो इस चीज़ को क्या करेगा? जितना इम्यून सिस्टम है उसको खत्म कर देगा, खा लेगा। सोचिए कि अगर ये इम्यून सिस्टम बहुत तेज है, तो इसका ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये कट नहीं पाएगा, तो क्या होगा? इम्यून सिस्टम बढ़ते 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 ऐसा हो जाएगा, और एक समय आएगा कि टोटल इसका जो कॉर्नर वाला पार्ट है वो राउंड शेप में आ जाएगा। तब समझिए आप पूरी तरह से ठीक हैं, कोरोना वायरस आप पे हावी नहीं हुआ है। तो कोरोना वायरस टॉपिक से कोरोना डिस्चार्ज भी समझ में आ गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लगभग समझ गए, देवी देवता के बारे में भी हम जानकारी ले लिए। ओवरऑल अगर हम देखें तो शार्प पॉइंट एक्शन क्लियर हुआ। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर द पर्पस ऑफ वेन डी ग्राफ जनरेटर। इसीलिए मैंने वेन डी ग्राफ जनरेटर वीडियो बनाने से पहले कोरोना डिस्चार्ज का वीडियो बनाना समझा, और मैं इसे अपलोड कर रहा हूँ।